जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर, जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी तैयारी के लिए, जीएस की तैयारी के लिए, रीजनिंग मैथ की तैयारी के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए। चैनल पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस के सीक्वेंस में आप खुद ही देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज सारे वीडियोस बने हुए हैं, और हर वीडियो जो है आपको इतना जो है मटेरियल दे देगा, इतनी तैयारी में जो है मदद दे देगा कि आप कहीं से भी इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए बराबर मेहनत कर रही है। तो आप आएँ जो है इस चैनल पे अपनी सुविधा से, अपने जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को ज़रूर सर्च करें। तो दोस्तों, हम आपको जो है आज पढ़ाएंगे बायोलॉजी का जो सीरीज है दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो है एक जो है सीरीज है, इस सीरीज में एक टॉपिक है जो है रोग के लिए। वैसे रोग को हमने जो है पढ़ा दिया था बीच में टॉपिक में, लेकिन हमने सोचा कि 2 वीडियो की एक सीरीज में हम 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीव विज्ञान में रोगों का जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा कि 2 वीडियो इसके लिए अलग से ही बना दिया जाए। ठीक है, तो 2 पार्ट में ये होगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे कुछ रोगों के बारे में, और दूसरे पार्ट में अन्य रोगों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम जो है रोगों की वो सीरीज, ठीक है, जिसका आज पहला पार्ट होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रमुख रोग, हमारा टॉपिक होगा प्रमुख रोग। प्रमुख रोगों को हम देखेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे दोस्तों, इसलिए जो है स्पीड से तालमेल बिठा के रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को हम जो है नोट करेंगे, और उसको आप ध्यान से देखिएगा। जल्दी से हमको जो है इसको ख़त्म करना है। 2 सीरीज में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करना है। बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोग हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु जनित रोग के बारे में, जो वायरस से होते हैं। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम विषाणु के बारे में जानेंगे। विषाणु है क्या, वायरस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो ये लैटिन शब्द वायरस से बना है, लैटिन शब्द वायरस से बना है ये। ठीक है, क्लियर हुआ। ये प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक एसिड का एक खंड है। ठीक है, ये किससे घिरा होता है दोस्तों? प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ क्या है ये? न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड है ये, न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड। क्लियर हुआ। ये वायरस क्या है? प्रोटीन आवरण से घिरा होता है और न्यूक्लिक एसिड का एक खंड होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बस इतना बहुत है आपके लिए। ये केवल जीवित कोशिका में ही उड़न कर सकते हैं, जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर हुआ। कोई भी जीवित कोशिका के संपर्क में जब आते हैं तो वंश वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए। वायरस से होने वाले रोगों को हम देखेंगे, और आपको ये पहले से ही हम बता चुके हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इनसे होने वाले रोगों को हम फटाक से देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला रोग जो हम देखेंगे वो कौन सा है? चेचक। चेचक पहला रोग है। संचार का माध्यम क्या है चेचक का? संचार का माध्यम क्या है दोस्तों? संचार का माध्यम इसका क्या होता है? रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र, ये सारी चीजें संचार के माध्यम है। मतलब उस जो पेशेंट होता है उसकी स्किन है, बलगम है, थूक है, ये सारी चीजों से
ये फैलता है, ठीक है, इन्फेक्शस डिसीज है। विषाणु, कौन सा विषाणु होता है जो चेचक के लिए जिम्मेदार होता है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो वेरियोला, वेरियोला इसका नाम क्या है, वेरियोला। क्लियर हुआ। ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का है। किस फैमिली का है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली, आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का ये वायरस है। क्लियर हुआ। त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र से ये फैलता है। बस दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि अप्रैल 1977, अप्रैल 1977, ठीक है, 1977 में भारत जो है चेचक मुक्त घोषित हो गया, घोषित हो गया। क्लियर हुआ। भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया अप्रैल 1977 में, ठीक है। बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। किससे होता है, वेरियोला से होता है, इन्फेक्शस डिसीज है, रोगी की त्वचा, थूक, वायु और वस्त्र इसका संचार माध्यम है। और 1977 में भारत क्या हो गया, चेचक मुक्त हो गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंठमाला रोग, कंठमाला रोग, कंठमाला रोग को हम क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं, मम्स, ठीक। कंठमाला रोग का कारण क्या है दोस्तों, मम्स वायरस है, मम्स वायरस, ये मम्स वायरस से फैलता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि जो है इससे प्रभावित होती है कंठमाला रोग से, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम गलसुआ, गलसुआ, इसको गलसुआ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बस हो गया। प्रभावित अंग पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों, पीछे होती है, इसके पीछे होती है, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, गले में सूजन आ जाती, प्रमुख लक्षण है इसका। पोलियो, पोलियो देख लेते हैं, प्रचलित रोग है पोलियो। पोलियो में क्या है दोस्तों, इसको जो है किस वजह से ये फैलता है, पोलियो माइलिटिस, पोलियो माइलिटिस, पोलियो माइलिटिस से ये जो है विषाणु से फैलता है दोस्तों। संचार माध्यम क्या है इसका, ये कैसे संचरित होता है, दूषित भोजन से और जल से, दूषित भोजन और जल से, ठीक है। पोलियो कैसे फैलता है, दूषित भोजन और जल से। पोलियो माइलिटिस जो है इसका वायरस है। क्या होता है इसमें, प्रभाव कैसे होता है, तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तंत्रिका ऊतक ही पेशियों तक संकेत पहुंचाते हैं। जब भी हमारे शरीर को कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो तंत्रिका ऊतक ही हमारे पेशियों को मैसेज देते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पेशियों तक संदेश बाधित हो जाता है, पेशियों तक संदेश का आदान प्रदान क्या होता है दोस्तों, बाधित हो जाता। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। इसकी वजह से क्या स्थिति पैदा हो जाती है, पक्षाघात, या क्या हो जाती है, पैरालिसिस, पैरालिसिस की जो है स्थिति पैदा हो जाती है। जब मैं वहां पेशियों तक संकेत ही नहीं पहुंचेगा, पेशियां एक्टिव ही नहीं हो पाएंगी, तो
तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी, पक्षाघात की स्थिति अंत में पैदा हो जाएगी। पोलियो समझ लिया आपने, दूषित भोजन और जल से होता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, वाटर जो है अगर प्योर नहीं है तो हो सकता है। पोलियोमाइलिटिस इसका जो है वायरस है, ठीक है, तंत्रिका ऊतक को प्रभावित करता है, नष्ट कर देता है, पेशी तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, कोई भी मैसेज आदेश पेशी तक तंत्रिका ऊतक नहीं पहुंचा पाते। उसके बाद क्या होता है, पक्षाघात की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। चलिए पोलियो भी देख लिया हमने, पोलियो हो गया दोस्तों। अब क्या देखेंगे, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। पोलियो के बारे में जान लेते, उन्मूलन कार्यक्रम चला गया था, इसको खत्म करने के लिए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम दोस्तों पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम ये कब चलाया गया, 1995 से, ठीक है, 1995 से चलाया गया। और पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया गया, बाईवैलेंट वैक्सीन का प्रयोग किया गया। क्लियर हुआ, बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया। और दोस्तों WHO ने क्या किया, WHO ने 24 फरवरी 2012 को 24 फरवरी 2012 को क्या किया, भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया। मतलब भारत को क्या किया, भारत को उस सूची से हटा दिया जहां पर सक्रिय पोलियो वायरल संक्रमण है, ठीक है। मतलब जो भी ऐसे स्थानिक देश हैं जहां पोलियो संक्रमण होना आसान, मतलब एकदम सामान्य बात है, उन देशों की सूची से भारत को क्या कर दिया, हटा दिया 2012 में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग इसने क्या किया, 2014 में क्या किया, क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, पोलियो मुक्त। RCC क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग मतलब रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, इसने क्या किया, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें टीके के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, पोलियो के टीके के बारे में। जोनास साल्क ने इसका टीका बनाया था वर्ष 1952 में। जोनास साल्क ने इसका टीका बनाया 1952 में, ठीक है, पहला टीका इसका पोलियो का। क्लियर हुआ। और अल्बर्ट साबिन ने क्या किया, बाद में पहला टीका देखिए पहले इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता था, बाद में क्या हुआ, ये ओरल वैक्सीन हो गई। तो पहली जो ओरल वैक्सीन थी वो किसने बनाई दोस्तों, अल्बर्ट साबिन ने, ठीक है। अल्बर्ट साबिन ने पहली ओरल वैक्सीन बनाई जो मुंह से जो है ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है। और 1952 में पहला टीका जोनास साल्क ने। बस पोलियो के बारे में ये मैक्सिमम फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए पोलियो के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। अब देखेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी कारण क्या है, हेपा डीएनए परिवार, हेपा डीएनए वायरस परिवार जो है इसका कारण है वायरस परिवार। हेपा डीएनए वायरस परिवार इसका कारण है हेपेटाइटिस बी का। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, लीवर प्रभावित होता है। और संचार माध्यम क्या है, संक्रामक शारीरिक द्रव, संक्रामक शारीरिक इन्फेक्शंस जो है बॉडी मटेरियल फ्लूइड्स जो होता है ये इसका संक्रामक, मतलब जो भी संक्रामक शारीरिक द्रव होता है
उसके माध्यम से ये फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक बीमारी है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस बी। डेंगू, डेंगू देखेंगे दोस्तों, इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार है। कारण क्या है? डेंगू वायरस। डेंगू, इसका कारण क्या है? डेंगू वायरस। क्लियर हुआ? डेंगू वायरस इसका कारण है। और रोगवाहक क्या है? इसके रोगवाहक, ये जो है वायरस कैसे जो है ये ट्रेवल करता है, मतलब किसमें ये रहता है, कौन सा वाहक है इसका। तो दोस्तों एडिस जो प्रजाति है, इसके दो मच्छर जो है इसके वाहक हैं। एक तो है एडिस, एडिस, एक है इजिप्टी, इजिप्टी, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बेपिक्टस, एल्बेपिक्टस, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बेपिक्टस, ठीक है। ये क्या पैदा करते हैं? डेंगू पैदा करते हैं, ठीक है। और क्यूलेक्स का भी एक प्रजाति का मच्छर है, क्यूलेक्स फर्टिगेंस, क्यूलेक्स फर्टिगेंस, ये भी जिम्मेदार होता है, ठीक है, इसको फैलाने के लिए। एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बेपिक्टस और क्यूलेक्स फर्टिगेंस, ये जो है मच्छर वाहक होते हैं डेंगू वायरस के या डेंगू वायरस के, जो हड्डी तोड़ बुखार पैदा करता है। इसमें शरीर में प्लेटलेट्स की बहुत ही कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें प्लेटलेट्स बहुत अधिक संख्या में नीचे गिर जाती है और तीव्र दर्द के साथ, शरीर में तीव्र दर्द के साथ बुखार आता है। आगे देखेंगे दोस्तों रेबीज, आगे देखेंगे रेबीज। रेबीज क्या है? ये कौन से अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? केंद्रीय नाड़ी तंत्र को, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। रेबीज वायरस इसका कारण है, रेबीज वायरस इसका कारण है। इसको जलांतक भी कहते हैं या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जलांतक या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों जल से घबराना, जल से डर लगना। जलांतक का भी मतलब होता है जल से आतंक, इसका मतलब जल से डर लगना। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है जल से घबराता है, ठीक है। कैसे फैलता है ये? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, लोमड़ी, रैकून, ठीक है, इनसे जो है ये फैलता है रेबीज। इसकी वैक्सीन किसने खोजी थी दोस्तों? वैक्सीन किसने खोजी थी रेबीज की? लुई पास्चर ने 1885 में, 1885 में लुई पास्चर ने 1885 में इसकी वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए इसमें प्रमुख लक्षण आपको बता ही दिया कि तेज बुखार आता है और पानी से डर लगता है, ठीक है। एक तरह से जब ये स्थिति बहुत दिन तक बनी रहती है तो मरीज पागल हो जाता है, ठीक है, पागल होके मर जाता है। रेबीज हो गया दोस्तों। अब देखेंगे पीत ज्वर के बारे में। देखिए किसी भी बीमारी में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। बीमारी का नाम, बीमारी के लक्षण, बीमारी का कारण, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, क्या नाम है उसका, और
वो संचार का माध्यम क्या है। यही एक दो चीज़ें, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है, बस इतना ही याद रखें ताकि जो है आप अगर परीक्षा में आपको ये सवाल मिलता है तो आप जो है सही टिक लगा पाए उस पर। ठीक है, आगे देखते हैं। पीत ज्वर, पीत ज्वर, पीत ज्वर को हम क्या कहेंगे, येलो फीवर। येलो फीवर होता है दोस्तों, इसका येलो फीवर वायरस इसका कारण है, येलो फीवर वायरस। कई बीमारियों का तो उसी नाम का वायरस ही उनका कारण है, डेंगू वायरस का डेंगू वायरस, येलो फीवर का येलो फीवर। ठीक है, चलिए रोगवाहक क्या होता है दोस्तों, एडिस मच्छर। एडिस मच्छर इसका कारण होता है एडिस एजिप्टी या इजिप्टी, जो आपने देखा था डेंगू वायरस का भी कारण था। तो डेंगू वायरस का जो एडिस इजिप्टी होता है वायरस मच्छर, वो जो है डेंगू वायरस के लिए भी जिम्मेदार होता है, और पीत ज्वर के लिए जो है, जो येलो फीवर वायरस जो है जो उसका कारण होता है, उसका ही ये वाहक होता है। मतलब ये डेंगू वायरस का भी वाहक होता है, येलो फीवर वायरस का भी वाहक होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों एडिस मच्छर, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एडिस मच्छर, एडिस मच्छर क्या क्या ये फैलाता है, अभी हमने दो रोग तो देख ही लिया। क्या क्या फैलाता है, पीत ज्वर पहला, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया, सुना होगा आपने, मच्छरों से होने वाली बीमारी चिकनगुनिया। ठीक है, जीका ज्वर, जीका ज्वर, जीका वायरस इसका कारण होता है, इसका भी ये वाहक होता है। और मायरो ज्वर, मायरो ज्वर। ठीक है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, जीका ज्वर और मायरो ज्वर, इतने जो है बीमारियों के जो भी कारण होते हैं, वायरस होते हैं, उनका ही वाहक होता है एडिस मच्छर। क्लियर हुआ, एडिस या एडिस मच्छर कितना महत्वपूर्ण मच्छर है सोचिए। इसको एक नाम और है दोस्तों, टाइगर मच्छर, टाइगर मच्छर। इसको पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, इसके जो पैर होते हैं, इसके जो पैर होते हैं, पैरों पर सफेद रंग की धारियां, आपने देखा होगा कुछ मच्छरों के पैर में सफेद सफेद रंग की धारियां होती, वही है एडिस या टाइगर मच्छर। ये रात में कम काटते हैं दोस्तों, दिन में ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह शाम। ठीक है, क्लियर हुआ, ये मच्छर ज्यादा ऊंचाई पे वो नहीं पाते हैं, ये पहचान है इनकी। ठीक है, ये हो गए एडिस मच्छर। चलिए आगे और क्या देखना है। ठीक है, इनको हम पहचान दिए। अब अगला बीमारी है जापानी, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये क्या है दोस्तों, मस्तिष्क को प्रभावित करती है बीमारी है। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क है। कारण क्या है, कारण क्या है दोस्तों, तो कारण क्या है, फ्लेविविराइडी, फ्लेविविराइडी, फ्लेविविराइडी कुल का वायरस होता है, कुल का वायरस इसका कारण है। ठीक है, फ्लेविविराइडी। ठीक है, ये होगा फ्लेविविराइडी। ठीक है, फ्लेविविराइडी कुल का वायरस इसका कारण होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इस वायरस को दोस्तों कौन वाहित करता है, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो है इसका वाहक, जैसे एडिस मच्छर है, जैसे एनोफिलीज मच्छर है,
वैसे जो है जैसे एनफ्लूएंजा मच्छर जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है। एडीज मच्छर आपने देखा जितनी सारी बीमारियों का वाहक है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है। और फ्लेविविराइडी क्या है, वो कुल है जिसका वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में क्या है, गोरखपुर वगैरह में आपने देखा होगा, हमेशा समाचार पत्रों में रहता है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में क्या है, ये एंडेमिक है, एंडेमिक है, महामारी। इसका प्रचलन सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक और प्रचलित बीमारी के बारे में जिसका नाम है एड्स। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। असुरक्षित यौन संबंध पहला कारण होता है, पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है दूषित रक्तदान। अगर एचआईवी पीड़ित किसी भी जो है पेशेंट का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाएगा, सुइयों या फिर रक्तदान करते समय सुइयों को डिसइंफेक्ट नहीं किया जाएगा, उन तरह से भी ये सब बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति को जो है रक्तदान किया गया या उसको कोई ऐसी सुई लगाई गई जिस सुई को बाद में किसी स्वस्थ व्यक्ति को बिना जो है उसको स्टेरिलाइज किए लगाया गया, तो इसकी बीमारी के संचरण का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, और माता के गर्भ से भी जो है उसके शिशु को पैदा हो सकता है। माता के जो है अगर माता के पेट में कोई शिशु पल रहा है तो उसके जो है गर्भ में पल रहे शिशु को भी जो है, गर्भस्थ शिशु को भी जो है एड्स हो सकता है, संभव है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। दूसरी रक्तदान, ठीक है, प्लेसेंट्रा इसको कहते हैं। ये जो है अपरा होती है जिससे वो जुड़ा होता है अपनी माता से, प्लेसेंट्रा, प्लेसेंट्रा के माध्यम से वो शिशु को हो सकता है। ठीक है, एचआईवी का सी टाइप, एचआईवी का सी टाइप दोस्तों क्या है, भारत में प्रभावी है। भारत में क्या है, प्रभावी है। इसके कई टाइप होते हैं, 9 उपप्रकार हैं। इसमें जो है सी टाइप क्या है, भारत में प्रचलित है। अब इसके लिए जो वायरस है वो कौन सा है, आप पहले से जान गए होंगे, एचआईवी है दोस्तों। एचआईवी इसके वायरस का नाम है, एचआईवी, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या है, वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग क्या है, किस चीज को हिट करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को। हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको ये प्रभावित करता है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो वो ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर का जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम ही नहीं करेगा। खांसी हो जाएगी तो खांसी ही हुई रहेगी, खांसी से ही आप मर जाएंगे। अगर आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा तो सर्दी जुकाम से ही आप मर जाएंगे। मतलब कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे शरीर में दोस्तों कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक करने का काम कौन करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है,
क्लियर हुआ? प्रतिरक्षा प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? प्रभावित अंग क्या होता है शरीर की? प्रतिरक्षा प्रणाली। तो जो प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? WBC। क्या होती हैं? एक लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रक्त में, RBCs, एक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs, और एक प्लेटलेट्स होती हैं। तो WBCs जो होती हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या होती हैं? T लिम्फोसाइट। इनमें जो T लिम्फोसाइट जो है, ये यही होती हैं T लिम्फोसाइट। ये क्या होती हैं दोस्तों? नष्ट हो जाती हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगी तो कैसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करेगा? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करेगा? ठीक है, तो अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी क्या होता है? मर जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके साथ 2 टेस्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जान लीजिए। एलिजा और वेस्टर्न ब्लास्ट। वेस्टर्न ब्लास्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट, ये 2 टेस्ट हैं जो एड्स की पहचान के लिए किए जाते हैं, या HIV संक्रमण की पहचान के लिए किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? इतनी खतरनाक बीमारी, लेकिन ये जो है, ये किससे नहीं फैलती? सूखे चुंबन से नहीं फैलती। किस करने से ये बीमारी नहीं फैलती? अगर आप किस कर रहे हैं तो अंदर अगर जो है कोई अंग कटा फटा नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, सूखे चुंबन से नहीं फैलती, और हाथ मिलाने से, साथ रहने से, क्लियर हुआ? खांसी से, छींक से, ठीक है, मच्छरों या खटमल के काटने से, मतलब इन तरीकों से बीमारी नहीं फैलती। ठीक है, हाथ मिलाने से, साथ रह रहे हैं आप, साथ खाना खा रहे हैं, इन तरीकों से एड्स का संचरण नहीं होता। इसलिए इसके बारे में जानकारी रखें और बेवजह इसके रोगियों से बुरा बर्ताव ना करें। ठीक है, इसके लिए बराबर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। इसको दूर करने के लिए नए नए जो है तकनीक का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया एड्स। ठीक है, ये हो गई एड्स की बीमारी। अब इसके बाद जो अगली बीमारी है वो क्या है? निपाह। ये बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों, और ये बार बार समाचार पत्रों में आता रहता है। निपाह, निपाह ये कहाँ पहचाना गया? मलेशिया के गांव सुंगाई निपाह में। मलेशिया देश है, मलेशिया का गांव है दोस्तों, क्या नाम है उसका? सुंगाई, सुंगाई निपाह। ये सुंगाई निपाह की वजह से इसका नाम हो गया निपाह वायरस। फैलता किससे है? निपाह वायरस से। निपाह वायरस से फैलता है। ये क्या है? जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग मतलब होता है दोस्तों जो बीमारी पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। पशुओं से मनुष्यों में संचरित होने वाली बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें जो है फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़, कुछ चमगादड़ होते हैं दोस्तों, फल खाते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, चमगादड़ों से फैलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें जो डेथ रेट है दोस्तों 50 से 75% है। 50 से
75% इसमें मृत्यु दर है। मतलब काफी खतरनाक बीमारी है और हाल फिलहाल में ये जो है समाचार पत्रों में बराबर बनी रहती है। ठीक है, विगत 2 सालों के बीच जो है ये बीमारी से काफी लोग प्रभावित हुए और ये समाचार पत्रों में भी थी। ठीक है, निपाह वायरस। अब देखिए दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में मैं परिचित करा दूं आपको। पैंडेमिक, कोरोना वायरस के बाद से ये शब्द काफी प्रचलित है, समझना अर्थ आपके लिए जरूरी है। पैंडेमिक है, एपिडेमिक है और एंडेमिक है। आपको नीचे से शुरू करना है, यहां एंडेमिक से। एंडेमिक क्या है दोस्तों? सीमित क्षेत्र में। ठीक है, सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र या जनसंख्या में, ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में या जनसंख्या में रहता है। अस्थायी रूप से, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से रहता या फैलता है। अस्थायी रूप से रहता है या फैलता है। ठीक है, एंडेमिक, जिसको क्या कहते हैं? एंडेमिक। क्लियर हुआ? चलिए, एपिडेमिक क्या होता है? किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में तेजी से फैलना। किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में तेजी से फैलना। क्लियर हुआ? कोई बड़ा क्षेत्र है और बहुत तेजी से वहां फैलता है, तो ये क्या है? एपिडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? सीमित क्षेत्र है जहां पर ये अस्थायी रूप से रहता है और फैलता है। सीमित क्षेत्र और सीमित जनसंख्या का एंडेमिक होगा। इससे बड़ी विस्तृत क्षेत्र की जनसंख्या अगर फैलता है तो, और कम समय में तेजी से फैलने वाला क्या है? एपिडेमिक है। और सबसे बड़ा क्या है? पैंडेमिक। विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना, विश्व के बड़े क्षेत्र में प्रसार, ये क्या है? पैंडेमिक। मतलब एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? पैंडेमिक का है। क्लियर हुआ? चलिए, महत्वपूर्ण है ये शब्दावली, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों ये पहली श्रृंखला खत्म होती है। तो जितने बीमारी आपने देखी है, जीवाणु जनित रोग थे, विषाणु जनित रोग थे दोस्तों। वायरस से होने वाली जितनी बीमारियां, बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अगले जो है सीक्वेंस में हम क्या पढ़ाएंगे आपको? जीवाणु जनित बीमारियां और महत्वपूर्ण बीमारियां, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 2 इसमें से पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए। रोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। रोग से प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है, ये गारंटी है कि रोगों से प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट आपको अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।